नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के नवीनतम बैच के बारे में। आज पहली क्लास है ये और आज की क्लास में हम बहुत ही बारीकी के साथ चैप्टर संख्या 1 यानी अध्याय संख्या 1 के बारे में डिटेल से जानकारी ग्रहण करेंगे, जिसमें हम जो भारतीय साहित्य की जो नाट्य परंपरा है उसका इतिहास, उसके बारे में पूरा विस्तार, उसकी परिभाषा, विभिन्न विद्वानों ने नाट्य के बारे में क्या बताया है और किस तरीके से नाटक की उत्पत्ति होती है, उसमें क्या क्या विशेषताएं शामिल होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, पूरा डिटेल में जानकारी आपको बताने का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ में भारतीय नाट्य परंपरा से बनने वाले टॉप 25 क्वेश्चन यानी 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे, विथ एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यूज भी होंगे। यानी कि हर एक चैप्टर के अंत में आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें आप जो शुरुआत में पढ़ेंगे उसका टेस्ट आप देंगे इसी क्लास के अंतर्गत ही। ऐसे ही चैप्टर 2 की वीडियोस आएगी, 3 की, 4 की, इस तरीके से हम संपूर्ण सिलेबस को जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आपका संस्कृत साहित्य सब्जेक्ट है और आप बीए के द्वितीय वर्ष यानी कि तृतीय सेमेस्टर में हैं, अर्थात बीए थर्ड सेमेस्टर में आप हैं और आपका सब्जेक्ट संस्कृत है, तो उसी का ये नया बैच प्रारंभ कर दिया मैंने 2026-27 के लिए, यानी 25, 26, 27 जिसमें भी आप हैं उसमें आपको यही पढ़ना है। प्रश्न पत्र का आपके नाम है संस्कृत नाटक और व्याकरण, तो संस्कृत नाटक और व्याकरण जो है आपके पेपर का नाम है। 4 इकाइयों में आपको संस्कृत नाटक पढ़ना है और बाद की 4 इकाइयों में आपको व्याकरण के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। और आप ऐसे ही लेक्चर्स ना केवल संस्कृत के बल्कि हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। मात्र और को करिकुलर की भी विशेष तैयारी, सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा मंच है जहां से आपको मिलती है। तो चैप्टर संख्या 1 में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। चैप्टर 1 यानी अध्याय संख्या 1 में पढ़ना है भारतीय नाट्य साहित्य परंपरा के बारे में। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम समझते हैं भारतीय नाट्य साहित्य परंपरा की अगर बात करें तो इसका सबसे पहले हम परिचय समझेंगे। ठीक है, मैंने नोट्स आपके लिए बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार किया है ताकि आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कहीं पर भटकने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाए, इकट्ठा मिल जाए। और परीक्षा में चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप अगर पढ़ रहे हैं, जो नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं और लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस फॉलो होता है। ठीक है, भूमिका हेडिंग डालेंगे, संस्कृत नाट्य परंपरा का जो भूमिका है। देखिए, भारतीय साहित्य में जो नाट्य साहित्य रहा है बेटा, एक विशेष और गौरवशाली स्थान इसका रहा है। ठीक है, यानी इसका एक गौरवमय इतिहास रहा है। ठीक है, यह साहित्य का वह अंग होता है नाट्य साहित्य भारतीय परंपरा में जिसमें हम देखते हैं कि काव्य, गीत, संगीत, नृत्य और अभिनय का अद्भुत संगम मिलता है। नाट्य साहित्य में केवल ना तो गद्य ना पद्य, आप गद्य पद्य भूल जाइए। नाटक में आपको गीत, जो पात्र होंगे गीत गाते भी नजर आएंगे, आपको डायलॉग गद्य में भी बोलते हुए नजर आएंगे, यानी कथोपकथन जो होता है वो पात्र और चरित्र चित्रण आपको मिलेंगे नाटक में। नाटक में क्या होता है, अभिनेता होती है, नाटकों का मंचन किया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से सब कुछ आपको मिलेगा। नाटक में बेसिकली काव्य, गीत, संगीत, नृत्य और अभिनय यानी कि एक्टिंग, सब कुछ आपको इन सभी का संगम मिलता है और अद्भुत संगम मिलता है जो कि एक नाटक विधा के रूप में उभर करके सामने आता है। ये नाटक होता है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार एक बढ़िया से आपको समझने के लिए एक परिभाषा तैयार की गई इसकी। देखिए, शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार संस्कृत नाट्य साहित्य न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध परंपरा है। यह साहित्य समाज को न केवल मनोरंजन प्रदान करता है, नाट्य साहित्य मनोरंजन के साथ साथ नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी देता है। उन्हीं मनोरंजनात्मक गतिविधियों के माध्यम से नाटक का एक उद्देश्य होता है और उसका नाटक का जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य होता है बेटा मोरल एंड कल्चरल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि सांस्कृतिक और नैतिक विकास करने के लिए नाटक बेसिकली मंचित करे जाते थे पहले। आप अगर ना जानते हो तो नाटक जैसे आजकल प्रचार वगैरह होता है, पोस्टर वगैरह लगते हैं, पहले गली नाटक, नुक्कड़ नाटक, ऐसे तमाम नाटक हुआ करते थे। चाहे वो संस्कृत नाट्य परंपरा की बात करें, चाहे वो हिंदी नाटक की परंपरा की बात करें, तो पहले जब शुरुआती नाटक थे तो केवल
मंचन के दृष्टिकोण से लिखे जा रहे थे। ठीक है, तो उन सभी में चीजें ये होती हैं। भरत मुनि नाम के एक विद्वान है, सबसे पहले नाटककार माने जा सकते हैं और नाटक के बारे में विस्तार से इन्होंने बताया है। भरत मुनि नाम के जो इतिहास मतलब कि वो संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, उनकी एक रचना है भरत मुनि जी की। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम विद्वान माने जाते हैं भरत मुनि जी। भरत मुनि ने एक रचना लिखी, उसका नाम है नाट्य शास्त्र, और उस नाट्य शास्त्र में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी नाटक परंपरा के बारे में बताया। नाटक की विशेषताएं, नाटक की परिभाषा, नाटक के विभिन्न तत्व और नाटक में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, नाटक कैसे बना, उसका इतिहास क्या रहा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी परिभाषा क्या है, सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही बेहतर ढंग से नाट्य साहित्य या नाट्य सूत्र, जिसको आप कहते हैं नाट्य साहित्य नाम की रचना भरत मुनि की रचना है। ठीक है, उसी में लिखा नाट्य मतलब भरत मुनि नाट्य शास्त्र जो है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नाम की रचना जो है, इस परंपरा का मूल आधार रही है भारतीय नाट्य परंपरा। बेसिकली नाटक जो शुरू होता है भरत मुनि से ही बेसिकली शुरू होता है जबरदस्त तरीके से। इसमें नाट्य कला के प्रत्येक पहलू शामिल हो जाते। नाट्य कला के कई पहलू होते हैं, जैसे कि अभिनय एक पहलू है, अभिनय माने एक्टिंग करना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, वेशभूषा, वेशभूषा एक पहलू होता है नाट्य परंपरा का। वेशभूषा के साथ साथ नाट्य परंपरा में और भी तमाम चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, नाट्य परंपरा में और भी चीजें शामिल होती हैं। अभिनय हो गया आपका, वेशभूषा हो गया, और नाटक में जो पात्र होते हैं वो किसी न किसी भाव के साथ किसी कथन को कहते हैं, किसी डायलॉग को एक भाव के साथ कहा जाता है। नाटक में रस भी होता है, हर एक उसमें रस आप देखते हैं, हर एक नाटक का अपना एक विशेष रस होता है। ठीक है, और कुछ उसके साथ में रस होते हैं जिसको अंगी रस कहते हैं। अंगी रस का मतलब होता है हर एक नाटक का एक विशेष रस होता है और वह नाटक उसी रस पर केंद्रित होता है। रसस्ते असो इति रसः, रस जो होता है जब कोई पाठक किसी रचना को पढ़ता है, देखता है, सुनता है तो भाव विभोर हो जाता है, और भाव विभोर होने की यही प्रक्रिया वो एक प्रकार से साधारणीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। लेकिन जब वो रस में लीन हो जाता है अपने में, जो पहले मान लेते कोई जब व्यक्ति नाटक देखने जाता, कोई मूवी देखने आप जाते हैं, तो पहले आपके दिमाग में अपने घर का टेंशन, दुनिया भर का टेंशन, तो सब कुछ टेंशन रहता है। लेकिन जब आप मूवी हॉल में जाते हैं और जब मूवी एकदम से मध्यांतर पर पहुंचती है, इंटरवल तक पहुंचती है, तो आप उस मूवी में एकदम से घुस चुके होते हैं। आपका दिमाग जो घर में था कि भाई हमने भैंस अपना लगाया कि नहीं लगाया, गाय बांधी कि नहीं बांधी, या फिर हमने ये चीज करी या पढ़ाई करी कि नहीं करी, गुरुजी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, काम पूरा है कि नहीं पूरा है, तो सब कुछ आपका टेंशन जो है वो घर का घर धरा रह जाता है और आप उस मूवी में उस कैरेक्टर में घुल मिल जाते हैं और उसमें एकदम से तदात्म में स्थापित कर लेते हैं। वही प्रक्रिया बेटा साधारणीकरण की प्रक्रिया कहलाती है नाट्य साहित्य में, काव्य शास्त्र में। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो रस जो होता है वो अपने आप में आपको तल्लीन कर लेता है, एकदम से आपको अपने आप में आप उसमें घुल मिल जाते हैं, अपने आप को एकदम से आनंदित महसूस करते हैं। रस का एक अपना जबरदस्त स्थान है, भाव विभोर होना, रस। इसके अलावा इसमें रंगमंच भी होता है। रंगमंच माने होता है एक बढ़िया मंच होता है जिस पर लोग जो है अपनी कलाकृतियां दिखाते हैं। ठीक है, जो भी उद्देश्य होता है उस उद्देश्य के साथ अपनी अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। ठीक है, इन सभी का विस्तार से वर्णन किया गया है, यानी अभिनय और नायक कैसा होता है, जैसे कि आप देख धीरोदात्त नायक, धीरोद्वैत नायक। ठीक है, तो इस तरीके से नायक कितने प्रकार के होते हैं, नाटक की नायिका कितने प्रकार की होती है, ये सब भी चर्चा करेंगे आगे चल करके हम। वेशभूषा कैसे पहनते हैं, हर एक पात्र का अलग अलग कपड़ा होता है, वो अलग अलग कपड़े पहन करके एक्टिंग करते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति का भाव, कथोपकथन का सब कुछ आपका अलग अलग आपको देखने को मिलता है। इन सभी को भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में विस्तार से बताया है। ठीक है, आपने समझा। अगर आप चाहते हैं कि हम इन सभी चीजों को पढ़े पूरा विस्तार से, जो है आप इसका पीडीएफ प्राप्त करें, तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज मिलता रहेगा। ठीक है, मॉडर्न पेपर रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिलेगा। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे आप? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजिएगा। जैसे आप भेजेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, क्यूआर कोड। इसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे और जैसे ही फीस जमा करेंगे
तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको ग्रुप में क्या मिलेगा बेटा, लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप मान लेते हैं ये 100 रुपए फीस आप नहीं ऑनलाइन माध्यम यूज करते हैं कोई, तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, अपने घर का हो या कोई कोई बाहर का हो, आप किसी से भी या किसी कैफे से दुकान से आप पेमेंट करवा सकते हैं, तो आपको जोड़ दिया जाएगा लाइव क्लास, ठीक है। दूसरी बात है वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स आपके लिए व्यवस्थित किया जाएगा, लाइव क्लास वीडियो लेक्चर्स। इसके अलावा आपको पीडीएफ, जैसे पीडीएफ अभी मैं पीडीएफ तैयार किया हूँ, पीडीएफ जैसे चैप्टर 1 का पीडीएफ होगा, उसमें नीचे एमसीक्यूज भी लगा होगा, यानी कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा। यानी कि एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिछले 3 वर्ष में पूछे गए हैं, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर लिखित टाइप के क्वेश्चन, उनके आंसर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल मिलेगा। लिखित में जैसे आपका आते लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन और आंसर की श्रृंखलाएं पूरी मिलेंगी। चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, सभी सब्जेक्ट का, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि आपके सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट आपके जो होंगे उनकी पूरी तैयारी आपकी होगी, इसके अलावा एक माइनर सब्जेक्ट होगा उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है, और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होता है उसकी पूरी तैयारी आपके लिए बेहतर अंदाज में हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट से आप जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस में 5 सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। आप किसी विश्वविद्यालय से, किसी भी कॉलेज में संबंधित हैं, बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालय हो गए, राजस्थान के अधिकतर विश्वविद्यालय हो गए, ठीक है, ऐसे ही तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय हो गए, ठीक है, जैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय, ठीक है, और आप देखते हैं और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर, ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब उत्तर प्रदेश में तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय आपके, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल आजमगढ़ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रज्जो भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। आप सभी के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस यही है, ठीक है। तो ये सब आप पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं। आप तुरंत जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस है। आप मार्केट में निकलते हैं 100 रुपए आपके ऐसे खत्म हो जाते हैं। कहीं दोस्तों ने कहा कि भाई चलो चाय समोसा करते हैं, आपका 100 रुपए खत्म हो गया। क्या आपको हासिल क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सीरीज खरीदेंगे एक सब्जेक्ट की सीरीज आप कितने की पड़ेगी? लगभग 60 रुपए की पड़ेगी। 5 सब्जेक्ट की सीरीज आप खरीदेंगे, 6 पंचे 30, यानी कि 300 रुपए की आपकी सीरीज हो जाएगी। आप एक सब्जेक्ट की बुक खरीदेंगे, बुक आपकी कम से कम कितने रुपए की होती है? बुक आपकी कम से कम कितने रुपए की होती है? बुक आपकी कम से कम बेटा, एक बुक कम से कम 200 रुपए की होती है। आप 5 सब्जेक्ट की बुक खरीदोगे, कम से कम 1000 रुपए आपके बैठ जाएंगे, ठीक है। और लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या ये आपके लिए, इसमें वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपके मिलेंगे। और एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको मिलेंगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मिलेंगी, परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। क्या क्या पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से सरल से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास रहेगा। अभी आप पीडीएफ खुद ही देखेंगे। जिनको मतलब कि सभी को जुड़ना चाहिए, तुरंत एसएमएस कीजिए 9161936062 पर, देर ना कीजिए, क्योंकि मात्र 100 रुपए फीस है अभी। हो सकता है बाद में फीस हो सकता है बढ़ भी जाए। और अभी अगर आप जुड़ते हैं तो 100 रुपए नहीं, बल्कि आपके लिए एक व्यवस्था और है कि 3rd सेमेस्टर पूरा 6 महीने का कोर्स, और साथ ही साथ में आपका 4th सेमेस्टर, यानी 3rd और 4th का एक साथ अगर आप लेते हैं, यानी कि पूरा का पूरा 1 साल का आपका हो जाएगा, ठीक है, 1 ईयर का। 1 ईयर केवल और केवल आपका जो है 150 रुपए में इस समय पड़ेगा। जिनको भी जुड़ना, जो छात्र छात्राएं चाहते हैं कि हमको 3rd और 4th का एक साथ चाहिए, उनका 150 रुपए लगेगा। लेकिन अगर आप केवल एक सेमेस्टर का लेंगे तो 100 रुपए, फिर बाद में 4th सेमेस्टर का जब ग्रुप आएगा तो फिर उसके लिए भी 100 रुपए फीस लगेंगी। तो अगर आप दोनों का एक साथ देंगे तो 150 रुपए, 50 रुपए की छूट चल रही है। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते, तुरंत एसएमएस कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नाटक का एक प्रकार से आपने पहले थोड़ा सा मैंने समझाया, आपको परिचय दिया। अब इसकी विशेषताओं को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। नाटक की परिभाषाओं को समझ लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने नाटक की किस तरीके से परिभाषा दी है, आप पहले इसको समझें। नाटक होता क्या है? आचार्य भरत मुनि, जो कि सबसे पहले नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, उनकी अगर बात की जाए बेटा, देखें, भरत मुनि की अगर बात करें तो भरत मुनि जबरदस्त नाटककार हैं, ठीक है। देखिए, भरत मुनि की अगर बात की जाए बेटा, तो भरत मुनि जो है, चलिए भरत मुनि की अगर बात की जाए तो देखिएगा,
नाट्य, इन्होंने क्या कहा, नाट्यम लोकस्य सर्ववृत्तानुकीर्तनम। क्या कहा, नाट्यम लोकस्य सर्ववृत्तानुकीर्तनम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि नाटक संसार के सभी प्रकार के आचरण का अनुकरण करता है। क्या करता है, सभी प्रकार के आचरण का अनुकरण करता है। कौन सा, क्या करता है, नाटक करता है। ये बात आप ध्यान रखिए। नाटक क्या होता है बेटा, नाट्यम लोकस्य, लोकस्य माने संसार के सभी प्रकार के, सर्ववृत्तानुकीर्तनम यानी कि सभी प्रकार के आचरण का क्या करता है, अनुकरण करता, अपनाता है, उसी को नाटक कहा जाता है। भरत मुनि ने कहा, बड़ी जबरदस्त परिभाषा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा अगर आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। दूसरी परिभाषा देते हैं धनंजय नाम के विद्वान। धनंजय नाम के आचार्य कहते हैं कि नाट्यम भाव अभिनय आदि नाम संयोगात काव्य मुच्यते। क्या कहा, नाट्यम भाव अभिनय आदि नाम, ठीक है, यानी कि भाव अभिनय आदि नाम यानी आदि के संयोग से, संयोग आत्म, संयोग से जो काव्य, आत्म काव्य मुच्यते यानी बनता है, वही नाटक कहलाता है। नाट्यम भाव अभिनय आदि नाम संयोगात्मक काव्य मुच्यते। ये एक प्रकार से क्या होता है बेटा, यानी जैसा रचना जो कि भाव अभिनय आदि के संयोग से बनती है, ठीक है, जो काव्य बनता है किससे, भाव और अभिनय के संयोग से, ऐसे काव्य को नाटक कहा जाता है। आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी परिभाषा आपकी क्लियर हुई। तीसरे विद्वान है भट्टनायक। भट्टनायक भी एक बड़े जबरदस्त काव्य शास्त्री हैं, संस्कृत के बड़े आचार्य माने जाते हैं। भट्टनायक, भट्टलोलट, ठीक है, आचार्य कुंतक, आचार्य क्षेमेंद्र, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ, तो ये सब विद्वान बड़े इंपॉर्टेंट विद्वान है, महत्वपूर्ण विद्वान है। अगले विद्वान है क्या, भट्टनायक। भट्टनायक महोदय का कहते हैं भैया, भट्टनायक महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं कि रसात्मकम काव्यम नाट्यमुच्यते। क्या कहते हैं, रसात्मकम यानी जिस काव्य में रस की प्रधानता हो, रसात्मकम काव्यम नाट्यमुच्यते यानी जिस काव्य में रस की प्रधानता हो वह नाटक होता है। रस क्या है, रसस्यते असो इति रसः, यानी कि जिस अब क्या होता है, रस क्या होता है, जैसे आप कोई भी रचना या कोई भी नाटक देखें, किसी रचना को पढ़ें, किसी गीत को सुने, तो आपके मन में जो आनंद की लहरें उत्पन्न होती हैं, जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है, वही आनंद का भाव रस होता है। अब वो गन्ने का रस नहीं आप सोच रहे हैं, वो भी रस होता है, लेकिन रस जो होता है, एक गन्ना को जब निचोड़ते तो रस प्राप्त होता है, ऐसे किसी नाटक को, किसी कविता को, किसी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो उसका जो निचोड़ होता है वही रस होता है। ठीक है, जो एकदम से सार होता है, तो ऐसे निचोड़ कह सकते हैं एक प्रकार से, जो आपको प्रभावित करता है, आपके हृदय को प्रफुल्लित करता है, आपको आनंदित महसूस करवाता है, ऐसे चीज को हम रस कहते हैं नाटक में। नाटक में अगर रस नहीं है तो वह नाटक जो होगा एकदम से ऐसा बन जाएगा कि मान लो किसी शरीर में प्राण ही नहीं हो, यानी बिना शरीर बिना प्राण के जैसे शरीर होता है, ठीक इसी प्रकार से, जैसे बिना प्राण के शरीर होता है बेटा, ठीक इसी प्रकार से यह भी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं, बहुत ही बेहतर अंदाज में हमने आपको समझाया है। ऐसे ही आप समझते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तीव्र गति से आपके लिए मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे ही चीजें आपको मिलती रहती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। आगे देखिए, अगला विद्वान कौन आए, विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। आधुनिक संस्कृत काव्य शास्त्रियों में सबसे जबरदस्त नाम है आचार्य विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, क्या काम किया आचार्य विश्वनाथ ने बेटा, आचार्य विश्वनाथ ने आप देखते हैं बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, साहित्य दर्पण नाम की पुस्तक लिखी है इन्होंने, आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक बड़ी फेमस है। इन्होंने कहा कि लोक अनुकीर्तनम नाट्यम, अरे नाटक लोक व्यवहार का अनुकरण करता है। लोक अनुकीर्तनम यानी अनुकीर्तन माने अनुकरण करता है, किसका, लोक का, लोक माने जो है पब्लिक का, जनता का, यानी जो भी समाज में हो रहा है उसका। लोक अनुकीर्तनम नाट्यम
यानी नाटक लोक व्यवहार का अनुकरण करता है। अनुकरण माने नकल करता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, ठीक है। चलिए, सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप इन चीजों को पढ़िए, ठीक है। चलिए भाई, आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, ये हो गया आपका। अगला जो है आपका, अगले विद्वान कौन से हैं? अगले विद्वान का नाम है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त की अगर बात की, इन्होंने क्या कहा? अभिनव गुप्त ने कहा सर्व कला संग्रह नाट्यम। सर्व कला संग्रह यानी नाटक क्या होता है? सभी कलाओं का संग्रह होता है। नाटक क्या होता है बेटा? नाटक सभी कलाओं का क्या होता है? नाटक सभी कलाओं का संग्रह होता है। सभी कलाओं के संग्रह को नाटक कहते हैं, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। नाटक की यह परिभाषा कई विद्वानों के अनुसार मैंने बहुत ही बारीकी के साथ समझाई। आपको समझ में आ गया होगा कि नाटक प्रायः होता क्या है। नाट्य साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। नाट्य साहित्य की उत्पत्ति, हेडिंग डालिए, ओरिजिन ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर संस्कृत साहित्य में। देखिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। भरत मुनि की रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी मिलती है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, पूरी डिटेल से जानकारी मिलती है। देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने क्या किया? ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता, और जब ब्रह्मा जी के पास सारे देवता जाते हैं, ऐसा साहित्य बनाने का आग्रह करते हैं देवता लोग नाट्य मतलब की ब्रह्मा जी से, क्योंकि आप देखते 4 वेद बन चुके थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों की रचना हो चुकी थी। अब ब्रह्मा जी से और देवताओं ने जो है देवता लोग इकट्ठा होकर के गए। भरत मुनि कहते हैं कि सारे देवता जब मिल करके ब्रह्मा जी से अनुनय विनय करने लगे कि एक और ऐसी रचना बना दीजिए, नाटक के लिए आग्रह करने लगे, ठीक है। तो जो सभी वर्णों और सभी वर्गों के लिए उपयोगी हो, ऐसी रचना का निर्माण करें। तो ब्रह्मा जी ने वेदों के अंशों से पंचम वेद यानी नाट्य वेद की रचना करी। वेदों के अंश से 4 वेद है। 4 वेद कौन कौन से बेटा? आप इनको मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 4 वेद कौन कौन से? पहला वेद आपका है ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद, तीसरा वेद है यजुर्वेद और चौथा वेद है आपका अथर्ववेद, ठीक है। इन वेदों की अगर बात करें, इन वेदों में अगर आप देखिएगा, जैसे देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की अगर बात करें बेटा, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। वेदों को अपौरुषीय भी कहा जाता है, चूंकि यह एक प्रकार से किसी पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि ये देवताओं के द्वारा जो है सृजित किए गए हैं, ठीक है। यह बात आप किसके द्वारा सृजित किए गए हैं बेटा? देवताओं के द्वारा ये सृजित किए गए हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो ऋग्वेद की अगर बात की तो ऋग्वेद जो होता है, इससे क्या लिया? पाठ, यानी ऋग्वेद से पाठ यानी संवाद शैली जो है, एक अंश जो है पाठ ले लिया ऋग्वेद से। इसके बाद में सामवेद जो कि संगीत शास्त्र का जनक है, यहां से गान ले लिया। यजुर्वेद से हम लोगों ने अभिनय ले लिया, यानी कि जो अभिनय करने की कौशल होता है वो। और अथर्ववेद से रस, यानी कि हमने क्या ले लिया? भावों की अभिव्यक्ति ले ली। इस तरीके से इन चारों वेदों से एक एक तत्व ले लिया गया, और इन चारों तत्वों से मिलकर के, इन चारों वेदों से मिलकर के एक 5वां वेद का निर्माण हुआ, जिसको हम पंचम वेद के रूप में जानते हैं, ठीक है। किस वेद के रूप में बेटा? पंचम वेद के रूप में जानते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस वेद के रूप में? पंचम वेद के रूप में जानते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप विस्तार से इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा। तो आप लिखिएगा, इस प्रकार नाट्य वेद को पंचम वेद भी कहा जाता है, ठीक है। नाट्य वेद क्या है बेटा? ये पंचम वेद है, ये बात आप ध्यान। क्या है नाट्य? ये पंचम वेद है, क्लियर। तो आपने समझा, नाट्य का इतिहास आपने समझ लिया। नाटक का इतिहास क्या है, फिर से एक बार देखिए। ब्रह्मा जी के पास सारे देवता जाते हैं और कहते हैं कि एक ऐसी रचना बनाइए जो सभी के लिए उपयोगी हो, सभी वर्गों सभी वर्णों के लिए हो। ब्रह्मा जी ने क्या किया? चारों वेदों से एक एक अंश को मिला करके एक 5वां वेद बनाया, जिसको नाटक कहा गया। भरत मुनि नाटक को 5वां वेद स्वीकार करते हैं, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऋग्वेद से क्या लिया बेटा? पाठ यानी संवाद लिया। सामवेद से क्या लिया? गान लिया, यानी संगीत वाला सिस्टम लिया ऋग्वेद में। अभिनय कौशल जो लिया, एक्टिंग वगैरह वाला सिस्टम यजुर्वेद से ले लिया गया। और अथर्ववेद से रस यानी भावों की उत्पत्ति को ले लिया गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से वेद को, नाट्य वेद को पंचम वेद कहा गया, ठीक है। अगला हेडिंग आप डालिएगा,
नाट्य साहित्य की विशेषताएं, विशेष गुण। देखिए विशेषताओं की अगर बात की जाए, हेडिंग डालेंगे नाट्य साहित्य की क्या विशेषताएं रही हैं। पहली विशेषता रस प्रधानता, ठीक है। रस प्रधानता जो रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट रही है इसकी, ठीक है। देखिए नाटक की अगर बात की जाए, नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता है, बल्कि दर्शकों के हृदय में विभिन्न रसों की उत्पत्ति करना होता है। विभिन्न रसों की उत्पत्ति हो जाने से क्या होता है, जब विभिन्न रसों की उत्पत्ति होती है तो आप देखते हैं कि बड़े जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आती है लोगों को। मैंने आपको रस के बारे में बता दिया था, रसस्ते आसुहित रसः, नाटक को पढ़ने, काव्य को देखने, मतलब काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने और किसी गीत को सुनने से जो आनंद के भाव मन में उत्पन्न होते उसी को रस कहा जाता है। तो रस ना केवल मतलब कि नाटक ना केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि आपके हृदय को प्रफुल्लित भी करते हैं। अलग अलग सिचुएशन, रस कई प्रकार, कभी कभी आपको करुणा, कभी कभी आप इमोशनल हो जाएंगे, कभी कभी गुस्से में आ जाएंगे, कभी कभी आप प्रेम में जो है डूब जाएंगे। तो ये सब चीजें होती रहती है। दूसरी बात है इसकी विशेषता क्या है, भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं और अभिनव गुप्त ने शांत रस जोड़ करके इन्हें 9 रस बता दिया है। 9 रस जो होता है, एक रस शांत रस बाद में जोड़ा किसने, अभिनव गुप्त ने शांत रस जोड़ करके बनाया। और 8 रस कौन कौन से बेटा, 8 रस भरत मुनि ने बताए, वो कौन कौन से रस हैं, आइए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास कीजिए। देखिए रस के रस इधर लिखे हुए हैं, उसका अर्थ और उदाहरण देखिए। देखिए श्रृंगार रस की अगर बात किया तो श्रृंगार रस में प्रेम होता है। इसमें 2 प्रकार की चीजें होती है, हिंदी में आप पढ़ते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, जब नायक और नायिका आपस में मिलती हैं तो संयोग अवस्था होती है, तो संयोग श्रृंगार होता है। और जब नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम जो रचना है, इसमें प्रेम रसन श्रृंगार रस प्रधान है। अभिज्ञान शकुंतलम जो महाराज कालिदास की रचना है, ये कालिदास की रचना जो है अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें जो है शकुंतला और राजा, मतलब कि जो है क्या नाम है उनका, राजा का क्या नाम था, भले कुछ नाम था राजा का, ठीक है। तो राजा के शांतनु, मतलब शांतनु नहीं था उनके, और उनके एक पीढ़ी और ऊपर चले, ठीक है। दुष्यंत, दुष्यंत राजा थे इसमें, और शकुंतला, उनकी प्रेम कहानी भी बताई जाती है। मुंदरी जो होती है वो पहचान के लिए देते हैं, मुंदरी मतलब गुम भी हो जाती है, मछली मतलब समुद्र में गिर जाती है। पूरी डिटेल में जानकारी मैं कथा अभिज्ञान शकुंतलम का एक दिन पूरा पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें विस्तार से आपको बता दूंगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की रचना है, ये प्रेम रस प्रधान रचना है। इसका रस अंगिरस प्रेम रस है। और दूसरा वीर रस, वीर रस में शौर्य रस होता है, इसमें शौर्य प्रधान होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और वीर में आप देखते हैं वीरता पूर्वक चीजें करी जाती है, जैसे कि उत्तर रामचरितमानस। उत्तर रामचरितमानस एक रचना है, आचार्य भवभूति ने लिखी है इसको। इसमें भगवान राम के बाद की चीजों को लिखा गया है, लंका विजय के बाद की चीजें, ठीक है। ऐसे ही करुण रस जो होता है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट रस है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारे रस है। करुण रस जो होता है, दया और विषाद इसका रस होता है। बेसिकली मृच्छकटिकम जो है रचना, शूद्रक नाम के एक संस्कृत के लेखक है, शूद्रक एक राजा भी हुए हैं, तो मतलब कि प्राचीन साहित्य में, प्राचीन इतिहास में, तो मृच्छकटिकम उन्हीं की रचना है। और उनमें जो है करुण रस, जिसमें आप देखते हैं दया और मतलब किसके है, थोड़ा सा करुण रस जो होता है क्या होता है, जैसे कि आप हिंदी में करुण रस पढ़ते, उदाहरण पढ़ा होगा आपने इंटर में, कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारह बारा। ये होता है करुण रस। प्रेम रस में मतलब कि आप देखिए श्रृंगार रस अलग है। वीर रस क्या होता है, वीर रस में जब वीरता पूर्वक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा, ठीक है, वीर अभिमन्यु के बारे में, तो वो वीरता पूर्वक वर्णन जो होगा तो वीर रस उसमें प्रधान होगा। तो ऐसे ही तमाम प्रधान अंगिरस होते हैं, इसके नाटक लिखे जाते हैं। अगला होता है हास्य रस। हास्य रस जैसे प्रहसन, महाकवि भास ने तमाम प्रकार के प्रहसन लिखे हैं जो कि हंसने के लिए लिखे हैं। जैसे कि आप देखते हैं हिंदी में आपने पढ़ा होगा हास्य रस के बारे में, हंसी हंसी भजई दिया कि दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आमय हिमाचल की उछा में। भगवान शंकर का शादी होने वाला है और हिमाचल की जो है पुत्री है, उनसे शादी हो रही भगवान शंकर की। उस समय जो है भगवान की जो बारात है उसमें जो भगवान शंकर जो आए हैं शादी के लिए, वो उनका वेशभूषा कैसे है, हंसी हंसी भजे देख दुल्हा दिगंबर को। दिगंबर माने जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, ऐसे ऐसे दुल्हा को देख करके सारे के सारे बाराती हंस रहे हैं, ठीक है। देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी, पाहुन माने जो अतिथि हैं, पाहुन जे आमय हिमाचल की ऊंचा में, यानी हिमाचल के यहाँ पर जो भी पहुना वगैरह आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, वो दूल्हा को देख करके सब मौज मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं भगवान शंकर को देख करके, उनकी बारात को देख रहे हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता,
ठीक है। को मुखहीन, मतलब किसी के पास मुख नहीं, किसी के पास धड़ ही नहीं, किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास पैर नहीं है, मतलब ऐसे दूल्हा, मतलब कि बनी बारात भैया, भगवान शंकर की बारात जो है, लूला लगड़ा तमाम प्रकार के लोग उसमें शामिल थे, जो है राक्षस बैताल भूत जितने भी थे सब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो उस तरीके से इस जब सिचुएशन को नगरवासी देखते हैं तो कुछ डर जाते हैं, कुछ हंसते हैं, तमाम चीजें हैं उसमें, ठीक है। हंसी हंसी भजे हृदय की दुला दिगंबर को पाहुन जी आमय हिमाचल की उछाह में, ठीक है। और आगे क्या है, एक पंक्ति और मैं पढ़ूंगा कि, ठीक है, शीश पर गंगा हंसे, भगवान शंकर भगवान का रूप कैसा है बेटा, शीश पर गंगा हंसे, सावन का महीना चल रहा है, तो आप समझे भगवान शंकर के बारे में इसलिए बता रहा हूं। शीश पर गंगा हंसे यानी भगवान शंकर के सर पर आप देखते गंगा जो है माता रहती हैं, तो शीश पर गंगा हंसे, भुजन, भुजन माने हाथ, भुजन भुजंगा हंसे, हाथों पर आप देख रहे हैं कि वो सर्प लपेटे हुए हैं, भुजन भुजंगा हंसे, गले में जो है भी सांप लपेटे हैं, वो भी हंस रहा है। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। ये एक बड़े कवि ने लिखा है, ठीक है। तो इन चीजों पे आप देखेंगे कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, सब हंस रहे हैं, वहां पर हास्य रस होता है, ठीक, करुण रस जहां पर सब रो रहे होते हैं। राजा दशरथ जब मर जाते, मतलब कि जब राजा दशरथ का देहांत होता है, तो उस दौरान तीन की तीन रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों अपनी चूड़ियां पटक पटक कर रोती, कैसे रोती हैं कि सो का बिकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इस तरीके से अनेक प्रकार से स्त्रियां जब विलाप करती हैं तो अनेकों प्रकार से विलाप करती, एक टाइप से नहीं रोती हैं, कई प्रकार से स्त्रियों का रोना आपने सुना होगा। आसपास में कोई जब किसी का देहांत होता है तो स्त्रियों का रोने का जो सिस्टम होता है, जो ढंग होता है, कुछ अलग टाइप का होता है। वो चीजों को कहानी के रूप में बता करके रोती हैं, चूड़ियां पटक करके रोती, उनके दुख का जो एक जो उनके उनके जीवन पर जो दुख का एक भार टूट पड़ा, उसको किसी तरीके से वो रोने के माध्यम से, चूंकि रोने से क्या होता है, थोड़ा सा शांति मिल जाती है मन को, तो उस तरीके से अपने विलाप को प्रकट कर रही होती है, तो वहां पर रस जो है करुण रस होता है। इस तरीके से तमाम रस और भी हैं, आगे चल करके चर्चा आप व्याकरण वगैरह में करते रहेंगे। बहरहाल यहाँ पर आप संस्कृत नाटक का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ। तो पहली विशेषता भाई इसमें ये रस, मतलब विशेषता रस होता है। दूसरी विशेषता आदर्श पात्र चित्रण होता है एक नाटक में, आइडियल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि पात्रों का गहन मनोवैज्ञानिक और नैतिक चित्रण इसमें किया जाता है, ठीक है। उदाहरण जैसे कि चारुदत्त, चारुदत्त एक जो है क्या है, पात्र है, एक नायक है। मृच्छकटिकम जो शूद्रक की रचना है उसमें चारुदत्त को आप देख लीजिए, एक आदर्श नायक के रूप में आता है, धीरोदात्त धीरोद्वत नायक, ठीक है। ऐसे ही तीसरी विशेषता क्या होती है नाटक की, तीसरी विशेषता है नाटक की संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। इसमें संगीत भी होता है, संगीत और नृत्य दोनों होते हैं। संगीत माने कुछ वाद्य यंत्र भी बजेंगे, कुछ गाने भी गाए जाएंगे, और जो है नृत्य भी होगा उसमें, ठीक है। संस्कृत नाटकों में गान और नृत्य का विशेष महत्व होता है, ये भी विशेषता है। चौथी विशेषता लिखिएगा, सामाजिक और नैतिक शिक्षा, यानी कि जो नाटक होता है ये संस्कृत का, ये कोई ना कोई सामाजिक जो है नीति देता है आपको, सामाजिक चीजें आपको बताता है, सिखाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही रहता है, कुछ ना कुछ ज्ञान आपको देता रहता है। नाटक समाज को धर्म, नीति और आदर्श जीवन जीने के मार्ग को दिखाता है, ताकि आप जो है अपना जीवन एक आदर्श पथ पर आगे बढ़ाएं। प्रमुख संस्कृत नाटककार और उनकी रचनाओं की विशेषता, मतलब देखिए आप हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रमुख संस्कृत के नाटककार और उनकी रचनाएं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 3 या 4 किसी 5 नाटककार के नाम लिखिए, अति लघु उत्तरी में, लघु उत्तरी में पूछ सकता है, तो आप आसानी से लिख पाएंगे जब आप इस वीडियो को देखे रहेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए बेटा। प्रमुख नाटककार में जैसे पहले नाटककार कौन, सबसे इंपॉर्टेंट नाटककार है कालिदास। कालिदास को महाकवि कहा जाता है, बहुत विद्वान आदमी है कालिदास। कालिदास के बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी है कि ये कालिदास ऐसे नहीं बन गए थे, ठीक है। इसके पीछे एक लंबी किंवदंती है, कहानी है। विद्योत्तमा से इनकी शादी होती है, उसमें एक बार ये क्या होता है कि एक लकड़ी को काट रहे होते हैं, मैंने आपको साथ बताया हो, एक पेड़ पर बैठे हैं, जिस डाली को काट रहे हैं उसी पर बैठे हुए हैं। तो विद्योत्तमा एक राजकुमारी होती हैं, राजा मतलब विद्योत्तमा बहुत विद्वान थी, इसलिए उनका नाम विद्योत्तमा था, उनसे कोई जीत नहीं पाता था शास्त्रार्थ में। तो शहर में डुग्गी पिटवा दी गई कि यानी जो विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में हराएगा उससे विद्योत्तमा की शादी होगी। सारे पुजारी, सारे पुरोहित परेशान थे विद्योत्तमा से, चूंकि हर बार क्वेश्चन पूछ करके लज्जित कर दिया करती थी ये विद्वानों को। विद्वानों ने सोचा कि इसकी शादी तो सबसे मूर्ख व्यक्ति से करवाएंगे पृथ्वी के,
जब विद्वान जा रहे थे ढूंढते हुए इसकी शादी, तब तक देखा कि कालिदास इस तरीके से जिस पेड़ को जिस डाल को काट रहे उसी पर बैठा हुआ है। कहा भाई बेटा नीचे आ जा तू। कालिदास जी को नीचे बुला लिया। कालिदास जी आते, उस समय कालिदास एकदम से, ठीक है, मतलब उनके पास कोई दिमाग नहीं होता है, एकदम से मूर्ख होते हैं। लेकिन जब वह एक प्रकार से विद्वानों के समीप आते हैं, विद्वानों ने कहा कि तुमको अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, तुमको वहां पे ले जाएंगे, तुम्हारी शादी अच्छी लड़की से करवाएंगे, पूरा बताते हैं। कालिदास तैयार हो जाते हैं, जाते हैं उनके साथ और कहते हैं बस तुम बोलना मत वहां पर कुछ। कालिदास को और विद्वोत्तमा का सभा लगता है, पूरा सारी सभा आ जाती है, पूरी सभा एकदम से लग जाती है। कालिदास खड़े होते, विद्वोत्तमा खड़ी होती हैं, शास्त्रार्थ होता दोनों के बीच में। विद्वोत्तमा कहती है, एक उंगली उठाती विद्वोत्तमा। विद्वान लोगों ने पहले बता दिया था कि भाई हमारे गुरुजी जो हैं, ये गुरुजी बना करके ले गए थे सारे विद्वानों को। कहा हमारे गुरुजी जो हैं ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं, बोलेंगे नहीं, शास्त्रार्थ ये आपको मौन में इशारों में उत्तर देंगे। कहा हाँ ठीक है। विद्वोत्तमा ने एक उंगली उठाई तो तुरंत कालिदास को लगा कि भाई ये तो हमको हमारी एक उंगली मतलब एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है। विद्युत मतलब कि जो है इन्होंने कहा कि 2 उंगली उठा दिया, किसने? कालिदास जी ने, कि आप हमारी एक आंख फोड़ोगी, हम आपकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। ठीक है, ये किंवदंती चलती कहानियां ये प्रचलित है, सही है कि नहीं सही इसके बारे में पुष्टि नहीं है। तो ऐसे में फिर क्या हुआ, विद्वोत्तमा को गुस्सा आया तो विद्वानों ने पूछा कि अरे महारानी राजकुमारी जी बताइए आपके एक उंगली उठाने का क्या तात्पर्य था? तो उन्होंने कहा कि मेरा तात्पर्य था कि जो है क्या है, ईश्वर एक है। कहा कैसे? कहा कालिदास की तरफ से विद्वानों ने कहा कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर एक नहीं बल्कि ईश्वर 2 है। कहा कैसे? कहा एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। ठीक है, कहा अच्छा ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पुटअप हुआ बेटा। दूसरे क्वेश्चन में विद्वोत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाई तो कालिदास को लगा कि हमको झापड़ मारने के लिए बोल रही है, क्योंकि पागल मूर्ख को ऐसे ही सब लोग बोलते हैं। तो तुरंत इन्होंने क्या कहा, मुका बांध लिया कि हम मुके से मारेंगे, आप हमको झापड़ से मारोगी। तो कहा अच्छा। तब विद्वोत्तमा ने कहा कि भाई इसका क्या मतलब है, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए, डिफाइन कीजिए। जो विद्वान लोग खड़े थे, दरबारी मतलब कि जो विद्वान थे, उन लोगों ने कहा कि हमारे गुरुजी आप बताएं पहले क्या कह रही हैं आप। तो विद्वोत्तमा ने कहा मैं कह रही हूं कि जो है ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो कहा कि अब मुट्ठा बांधने का क्या मतलब है, मुट्ठी बांधने का? तो कालिदास की तरफ से विद्वानों ने कहा जो कि हमारे गुरुजी का कहने का मतलब है कि ये जो 5 तत्व हैं वो एक दूसरे से मिल करके कनेक्ट होकर के तब पूरी शरीर का निर्माण करते हैं। इनमें से कोई एक भी अलग हुआ तो मुट्ठी साकार नहीं हो पाएगी, यानी मुट्ठी यानी शरीर तभी अच्छे तरीके से आपकी काम करेगी जब तक 5 तत्व आपस में समन्वित है, मिले हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से कहा। कौन कौन से 5 तत्व है बेटा? तुलसीदास जी कहते हैं कि जल क्षिति पावक गगन समीरा ओ पंच तत्व मिली बना शरीरा। यानी 5 तत्वों से मिलकर के यह शरीर बना हुआ है, जल क्षिति पावक और गगन और समीर, यानी वायु आसमान यानी गगन, ठीक है, और आपका जल, ठीक है, पृथ्वी आकाश, मतलब यही सब मिलकर के वायु, ठीक है, अग्नि, पावक माने अग्नि, इन सभी से मिलकर के बना हुआ है। तो वही चीज है। तो कालिदास फिर वहां पर जाते हैं, शादी हो जाती है कालिदास विद्वोत्तमा की। एक समय की बात है, कालिदास जी जा रहे होते हैं। एक समय की क्या बात है, जो है जब विद्वोत्तमा से शादी हो जाती है, कुछ दिनों तक कालिदास मौन ही रहते हैं, बोलते ही नहीं है। एक समय की बात है, एक ऊंट जा रहा होता है और ऊंट को देख करके कालिदास जो है अपने भाव को रोक नहीं पाते, भाव विभोर हो जाते हैं और ऊंट को ऊंट ना कहकर उष्ट उष्ट कहना शुरू कर देते हैं। कह नहीं पाते हैं ऊंट। अब विद्वोत्तमा को लगता है कि तो निहायत ही मूर्ख है। विद्वोत्तमा ने उसको नगर से निकाल दिया और जब वो जाकर के काली मतलब ढकेला तो काली जी का माता का मंदिर था, वहीं पर जाकर के शायद गिरे और उनके मुख से जो है जाकर के दांत उसका जीभ में लड़ गया और जीभ से जाकर के खून जो है माता काली के चरणों में पड़ गया। माता काली प्रसन्न हो गई और दर्शन दिया, कहा कि मांग ले बेटा जो वरदान मांगना है। कालिदास जी ने बस विद्वोत्तमा के बारे में कहा कि विद्वोत्तमा ने मुझे मारा है, वो कहना चाह रहे थे लेकिन वो कह नहीं पाए, तो विद्वोत्तमा ना बोल करके केवल विद्या उनके मुंह से निकला और इस तरीके से उनको विद्या कालिदास जी ने कहा तथास्तु, यानी जब काली माता ने कहा इनको तथास्तु, उसी समय से इनका नाम शायद कालिदास पड़ गया होगा। चूंकि काली माता की वजह से ही ऐसा हुआ, काली माता की वजह से इनको ज्ञान मिला और कालिदास वह आज दुनिया के सबसे बड़े विद्वान में से एक माने जाते हैं कालिदास। ठीक है, यानी संस्कृत के शेक्सपियर कह सकते हैं, मतलब शेक्सपियर से कोई तुलना ही नहीं। कालिदास बहुत बड़े विद्वान है, कोई तुलना नहीं इनकी। इनके नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, विक्रमोर्वशीयम नाटक, मालविकाग्निमित्रम नाटक, ये सब नाटक जो है आपके बड़े फेमस नाटक है। विक्रमोर्वशीयम नाटक ये ऐतिहासिक नाटक है एक, ठीक है, विक्रमादित्य के दौरान, मालविकाग्निमित्रम विक्रमादित्य के दौरान, तो ये सब चीजें। आचार्य भवभूति का नाटक है, उत्तर रामचरित, ठीक है, मालती माधव, ये सब नाटक इनके हैं। ऐसे ही और नाटक आप देखेंगे, महाकवि भास का नाटक आप देखिएगा, भास का स्वप्नवास उदत्तम हो गया, इसके अलावा प्रतिज्ञा, योगंध धारण, ये सब नाटक आपके हो गए। ठीक है,
ऐसे शूद्रक का नाटक है मृच्छकटिकम, ठीक है, और विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस। ये सब नाटक जो है बड़े फेमस हैं, संस्कृत के बड़े फेमस नाटक हैं। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था तो ध्यान से इन चीजों को ध्यान लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट आपको क्या पढ़ना है, अगला हेडिंग नाट्य साहित्य का उद्देश्य, हेडिंग डालिएगा नाट्य साहित्य का उद्देश्य। देखिएगा पहला उद्देश्य लोक रंजन भाव, यानी मनोरंजन द्वारा शिक्षा देने का काम जो होता है उसी को लोक रंजन कहा जाता है। जब कोई रचना मनोरंजन के माध्यम से समाज को शिक्षा देती है, समाज को किसी उद्देश्य के बारे में बताती है, तो उसी को लोक रंजन कहा जाता है। तो संस्कृत के जितने भी नाटक हैं वो लोक रंजन का काम करते हैं, मनोरंजन के द्वारा शिक्षा देने का काम करते हैं। दूसरी विशेषता, दूसरा उद्देश्य क्या है, भावों की अभिव्यक्ति, यानी दर्शक के हृदय में भावों का संचार जो होता है नाटक को देखने से होता है, यानी इस उद्देश्य से दर्शक के हृदय में भावों के संचार करने के लिए नाटक लिखे गए। तीसरी बात है सांस्कृतिक संरक्षण, भारतीय संस्कृति और आदर्शों का प्रचार प्रसार करने के लिए नाटक के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय जो कल्चर रहा उसको बचाने का प्रयास, उसको और पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास नाटकों के माध्यम से किया गया। चौथा उद्देश्य है ये नैतिक शिक्षा के लिए, धर्म और नीति के आदर्श प्रस्तुत करने के लिए नाटकों की रचना हुई, ताकि ये लोग जान पाए कि इसका उद्देश्य क्या है और भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाए, ठीक है, भारतीयता को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीयता का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसी चीजें करेंगे। भारतीय नाट्य साहित्य का ऐतिहासिक विकास और प्रकार, हेडिंग डालिएगा बेटा भारतीय नाट्य साहित्य का ऐतिहासिक विकास एवं प्रकार, ठीक है। पहला हेडिंग क्या होगा, भारतीय नाट्य साहित्य का ऐतिहासिक विकास, कैसे कैसे विकास हुआ। क्योंकि भारतीय नाट्य साहित्य की अगर बात की जाए तो भारतीय नाट्य साहित्य का विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, एक लंबे समय से चलती आ रही प्रक्रिया है। इसी एक दिन में विकास नहीं हुआ, भारतीय नाट्य साहित्य का लंबी प्रक्रिया है। इसमें तीन मुख्य कालों में इसको हम बांट सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यह विभाजन साहित्य की विशेषताओं के आधार पर, नाटकों की शैली के आधार पर और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने विभाजित किसके आधार पर किया, साहित्य की विशेषताओं, नाटक की शैली और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर तीन प्रकार के कालों में हम नाटक को बांट सकते हैं। पहला है पूर्व शास्त्रीय काल, यानी क्लासिकल एज से पहले का पूर्व शास्त्रीय काल, जब नाटक का कोई विकास उतना जबरदस्त नहीं हुआ था, उस समय क्या था। पूर्व शास्त्रीय काल में क्या था बेटा, इस काल की विशेषता यह है कि नाटक धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थे, धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में नाटक का प्रचलन था पूर्व शास्त्रीय युग में। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये नाटक जो है आगे बढ़ने लगा। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा इसी काल में हुई थी, पूर्व शास्त्रीय काल में। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, लगभग 6000 श्लोक इस नाट्य शास्त्र नाम की पुस्तक में है, जो कि आचार्य भरत मुनि ने इसको लिखा है। भरत मुनि नाटक पहले नाटककार में, पहले एक प्रकार से नाटक के बारे में बताने वाले व्यक्ति हैं। वो नाटककार नहीं है, नाटक के बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति, नाटककार तो बाद में आते हैं, ठीक है। इस ग्रंथ में अभिनय, भाव, रस, वेशभूषा, रंगमंच व्यवस्था का बड़ा जबरदस्त उल्लेख और विस्तृत वर्णन है। अभिनय पर पूरा का पूरा चैप्टर लिखा है, भाव क्या है, रस क्या है, वेशभूषा, रंगमंच व्यवस्था, पूरा सिस्टम से सब कुछ बताया गया विस्तार से, क्या होता है, कैसे उपयोग होता है, सबके बारे में बताने का प्रयास जो है किया गया है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहा बेटा, देखिए धर्म और नीति का प्रचार, देवताओं और असुरों के प्रसंगों का अभिनय जो होता था, देवता और जो असुर के बीच में जो भी चाहे युद्ध की बात हो चाहे वार्तालाप हो, उन सभी का अभिनय किया जाता था। भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में, भारतीय संस्कृति सभ्यता का विकास करने के लिए ऐसी चीजें करी गई। ये था पूर्व शास्त्रीय काल में नाटकों का विकास। लेकिन धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता गया। फिर आता है शास्त्रीय काल। शास्त्रीय काल को स्वर्ण काल कहते हैं इसका, ठीक है। दूसरा युग कौन सा, स्वर्ण काल, सॉरी शास्त्रीय काल जो होता है नाटकों के विकास का, वो होता है उसका स्वर्ण काल। यह काल संस्कृत नाटकों का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नाटकों का सृजन खूब हुआ, खूब नाटक लिखे गए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाटक लिखे गए। इस काल में नाटकों ने समाज में मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का माध्यम भी बनना शुरू किया। शिक्षा के माध्यम से समाज को मतलब कि मनोरंजन करवाया, समाज का शिक्षा भी दिलवाई समाज को, यानी समाज को शिक्षित करने का काम भी और मनोरंजन करने का काम भी। नाटककारों ने रस, भाव और नायक नायिका के चरित्र चित्रण पर विशेष ध्यान इसमें दिया, क्योंकि नायक जो होता है किसी भी नाटक का, हीरो और नायिका यानी हीरोइन, हीरो हीरोइन जो होते हैं उनके भावों को लोग जानते हैं, उनके भावों को लोग समझते हैं और उनमें अपनी झांकी, अपनी छवि देखते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी में आप हीरो की तरफ से होते हैं, ना कि विलन की तरफ से होते हैं। आज की मनोवृत्ति बदल गई है, आज लोग विलन बनना पसंद करते हैं या विलन का तरफदारी करते हैं। लेकिन हीरो जो होता है वो एक मॉडल होता है, एक रोल मॉडल होता है। हीरो जो करता है वो आपको करना चाहिए, लेकिन जो गुंडा करता है, जो विलन करता है, वो आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए रामायण में जो बातें लिखी हैं तो सब बातों को लेकर के लोग तर्क वितर्क करते हैं कि भाई किसने क्या कहा।
तो भगवान राम जो अपने मुंह से बातें बोल रहे हैं, माता सीता जो बातें बोल रही हैं, वो बातें आपको अपनानी चाहिए। वो बातें आप देखिए वो अपना, उसीलिए नायक को हमेशा से एक आदर्श नायक प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है लेखकों के द्वारा, ताकि जनता अगर चीजों को पढ़े तो नायक के फेवर में हो। और नायक कौन होगा, लेखक स्वयं डिसाइड कर सकता है कभी कभी। ठीक है, तो आप नायक के प्रति ज्यादा वफादार हो जाते हैं। कोई भी नाटक आप पढ़ते हैं तो उसमें, कोई मूवी देखते तो आप उसमें हीरो से लगाव ज्यादा होता है, गुंडे से लगाव कम होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से नायक और नायिका का जो चरित्र होता है वो आदर्श चरित्र प्रस्तुत करना होता है, ताकि समाज उसको उससे सीखे, समाज उससे जब सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके शास्त्रीय काल में चीजें, शास्त्रीय काल के प्रमुख नाटककार और उनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो कई सारे नाटककार हुए, जैसे कि कालिदास सबसे प्रमुख नाटककार, जिनकी रचना अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र में 3 नाटक इनके बड़े फेमस है। दूसरे विद्वान है आचार्य भवभूति, उत्तराचरितम, मालती माधव, महावीर चरितम, ये सब नाटक भवभूति का है। तीसरे विद्वान है आपके महाकवि भास, जिनकी रचना है स्वप्नवास उदत्तम। महाकवि भास, दूसरे चैप्टर में हम महाकवि भास के बारे में चर्चा करेंगे। महाकवि भास के बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे बेटा दूसरे चैप्टर में। ठीक है, अगली वीडियो जो आएगी उन्हीं की आएगी, उसमें हम भास से बनने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, भास का जीवन परिचय, भास के नाट्य शैली की विशेषताएं, नाटक उन्होंने कैसे लिखे, कौन कौन से नाटक लिखे हैं, सब कुछ डिटेल में। ठीक है, दूसरा नाटक है प्रतिज्ञा, योगंध धाराणम, और शूद्र के नाटक कौन से, मृक्ष कटकम। ये सब नाटक जो ये नाटककार हुए हैं ये शास्त्रीय काल में हुए हैं। ठीक है, संस्कृत के, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, ठीक है, ये भी इन्हीं के समय काल की रचना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कालिदास, एक नोट लिखिएगा, कालिदास के नाटकों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कालिदास के नाटक में, अधिकतर नाटकों में आप श्रृंगार रस प्रधान ही नाटक ही देखें। कालिदास ने काव्य और गद्य दोनों चीजों में लिखा। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता, जबकि भवभूति के नाटकों में आप देखेंगे करुण और वीर रस आपको मिलेंगे। तो भवभूति के नाटकों में करुण और वीर रस की प्रधानता, जबकि कालिदास के नाटकों में आपको श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सब नोट आप करते हुए चलेंगे। आपके लिए पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो, मात्र 100 रुपए फीस में। चलिए, तीसरी बात क्या, तीसरा काल आपका आता है नाटक का, वो है उत्तर शास्त्रीय काल, यानी कि शास्त्रीय काल के बाद वाला काल। उत्तर माने बाद में। देखिए, इस काल में संस्कृत नाटकों का प्रभाव कम हो गया, क्षेत्रीय भाषाओं और लोक नाट्य रूपों का विकास होने लगा, जैसे कि रामलीला, कृष्ण लीला, ये सब चलने लगे। एक जो नाट्य परंपरा थी वो धीरे धीरे उसका विकास कम होने लगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि क्षेत्रीय बोलियों में, क्षेत्रीय भाषाओं में आप चीजें होने लगती, तमाम छोटी छोटी भाषाएं, क्योंकि सबसे पहली भाषा संस्कृत है। संस्कृत के बाद में पाली भाषा का विकास हुआ, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अभ्रंश, अभ्रंश के बाद में अवहट, फिर हिंदी, इस तरीके से भाषाओं का विकास हुआ। तो इन भाषाओं के विकास से छोटी छोटी भाषाओं या अलग अलग नुक्कड़ नाटक, गली नाटक, ये सब होने, रामलीला, तमाम चीजें होने लगती है। ठीक है, लोक परंपराएं, लोक नाट्य का परंपरा जो है शुरू हो जाती है उत्तर शास्त्रीय काल। संस्कृत नाटक अब केवल शासक वर्ग और विद्वानों तक ही सीमित रह गया, और क्षेत्रीय स्तर पर रामलीला, कृष्ण लीला जैसे छोटे छोटे नाटक जो है समाज में होने लगते हैं। लोक नाट्य रूपों का विकास जो हुआ, जैसे कि लोक नाट्य रूपों में, जैसे केरल में आप देखते हैं कथकली होता है तो एक लोक नाट्य है, ऐसे कर्नाटक में यक्षगान होता है, एक लोक नाट्य है। उत्तर भारत में रामलीला होती है, एक नाट्य है। ठीक है, अपने यहाँ पर रामलीला होती नहीं है, होती है। ठीक है, मैं तो अयोध्या से हूँ तो यहाँ पर तो होती ही है रामलीला। ठीक है, बनारस में होती है रामलीला, बड़ी जबरदस्त, रामनगर की रामलीला। ठीक है, दूसरा संस्कृत नाटकों के प्रकार। अब संस्कृत, अभी तक हमने संस्कृत नाटकों का इतिहास देखा, किस तरीके से इतिहास रहा संस्कृत नाटकों का। प्रकार आप देखेंगे, संस्कृत नाटक कई प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका, पहला नाटक कौन सा होता है आपका, रूपक, जिसको कहते हैं। रूपक क्या होता है, रूपक माने पूरा नाटक, और अधूरा नाटक होता है आपका, उसको बोलते हैं आपका, ठीक है, दूसरा बोलेंगे उसको, अभी मैं चर्चा करूंगा। रूपक जो होता है पूरा नाटक बोला जाता है। 2 प्रकार के नाटक कौन कौन से होते हैं, पहला होता है रूपक, और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है उपरूपक, जिसको आप लघु नाटक कहते हैं। ठीक है, नाटक का छोटा सा भाई। तो पहला क्या होता है रूपक, यानी कि पूर्ण नाटक। रूपक वे नाटक हैं जिसमें नाट्य के सभी तत्व समाहित होते हैं। नाट्य के सभी तत्वों में, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे नाट्य के सभी तत्वों में रस आपका हो गया, ठीक है, भाव, पात्र और चरित्र चित्रण हो गया, वेशभूषा, संगीत और नृत्य, ये सब शामिल हो जाते हैं। यानी पूर्ण रूप से नाटक होता है, नाटक की सभी विशेषताओं को अपने आप में जो है मिला लेता है, नाटक की सभी विशेषताओं को समन्वित करता है। ऐसे चीज को हम रूपक यानी नाटक कहते हैं। रूपक बोलो चाहे नाटक बोलो, बात एक ही है।
रूपक कई प्रकार होते हैं, रूपक के भेद आप प्रकार देखें। नाटक, रूपक कई प्रकार, रूपक पहला पहला क्या रूपक होता है? नाटक। रूपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नाटक, नाटक में जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, एक नाटक है, ठीक है। दूसरा रूपक का भेद होता है प्रकरण, प्रकरण भी एक प्रकार का नाटक ही होता है, एक प्रकार का रूपक होता है। जैसे मृच्छकटिकम एक प्रकरण होता है जिसको शूद्रक ने लिखा है। तीसरा है जैसे कि डिम, डिम जो होता है ये भी नाटक का ही एक प्रकार है, रूपक का प्रकार होता है। डिम मतलब जैसे उत्तर रामचरितम जो है एक डिम प्रकार का नाटक है, डिम प्रकार का रूपक है, आचार्य भवभूति की रचना है, ठीक है। ऐसे ही व्यायोग, ये मध्यम व्यायोग होता है, मतलब व्यायोग एक जो है रूपक है, रूपक का प्रकार है। व्यायोग जैसे मध्यम व्यायोग महाकवि भास ने लिखा है। तो इस तरीके से ये आप रूपकों के प्रकार देखिए, रूपक 4 प्रकार के होते हैं, नाटक, प्रकरण, डिम और व्यायोग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें ध्यान रखिए, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रूपक नाटक कितने प्रकार के? नाटक आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक रूपक और एक उपरूपक। रूपक भी 4 प्रकार का होता है, एक नाटक, एक प्रकरण, तीसरा डिम, चौथा व्यायोग, ठीक है। उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए उपरूपक क्या होता है बेटा? दूसरा होता है आपका उपरूपक। उपरूपक को लघु नाटक कहते हैं। उपरूपक छोटे नाट्य रूप होते हैं, इसमें नाट्य के सभी तत्व पूर्ण रूप से नहीं होते, कुछ ही तत्व समाहित होते हैं। उपरूपकों के भेद की अगर बात की जाए, उपरूपक के कई भेद होते हैं, जैसे कि पहला होता है भाण। भाण जो होता है ये भी उपरूपक का ही एक पार्ट है, यानी छोटे नाटक होते हैं। जैसे कि भाण काव्य लिखा किसने? महाकवि भास ने, मतलब कि भास ने लिखा। ऐसे प्रहसन, हास्य प्रधान छोटे नाट्य प्रहसन कहलाते हैं। ऐसे बीथी एकांकी जिसको कहते हैं नाट्य रूप है। तो इस तरीके से ये सब एक प्रकार से क्या है, एक उपरूपक में शामिल होते हैं। क्लियर? ध्यान रखिए। तो नाटकों के प्रकार हो गए। अब निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि भारतीय नाट्य साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन के आदर्श, संस्कृति का संरक्षण और नैतिक शिक्षा का स्रोत होता है, नाटक, ठीक है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और कालिदास जैसे नाटककारों की रचनाएं आज भी नाटक कला का सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, चाहे कोई भी जो है नाट्य साहित्य परंपरा हो। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरा भारतीय नाट्य परंपरा के बारे में, संस्कृत के बारे में आपको बताया, संस्कृत नाट्य परंपरा का इतिहास सब कुछ आपको समझाने का प्रयास किया आज की वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको चर्चा करेंगे। टॉप 25 एमसीक्यूज मैंने तैयार किया है इस चैप्टर से, चैप्टर 1 से। उस एमसीक्यूज को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और इन सभी का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? पूरा का पूरा पीडीएफ देखिए, चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट पीडीएफ है, ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ है, ऑब्जेक्टिव देखिए सब कुछ आपका इसमें, कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं आपको। देखिए पहला प्रश्न पहला प्रश्न, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है बेटा? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, ठीक है। भरत मुनि कौन है? नाट्य शास्त्र, सही उत्तर आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया ताकि जो है आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप पढ़ पाए उसको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप इसका देखिए। भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को संस्कृत नाट्य साहित्य का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसमें अभिनय, रस, भाव, वेशभूषा और रंगमंच के सभी पक्षों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, इसमें 36 अध्याय है और लगभग 6000 से अधिक श्लोक इसमें शामिल किए गए, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखिए, एक विशाल ग्रंथ है जिसमें नाटक के सभी तत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आपने इन चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ समझा, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन, ऐसे तीसरे क्वेश्चन, ऐसे 25 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। और आपको बता दूं कि ये सब आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे पास एसएमएस कीजिएगा। कोर्स में ज्वाइन होने के लिए 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत आपके लिए व्यवस्था कर दिए, ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा आपको। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 100 रुपए की फीस है, 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था करी जाएगी। आपके पास जैसे आप एसएमएस करेंगे, गुरुजी हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आप फीस जमा करवा दीजिएगा, ठीक है। उसके आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, अगर आपके पास फीस मतलब पेमेंट करने वाला कोई मेथड नहीं तो आप किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हो। और इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज क्लास, एमसीक्यूज, लिखित, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको मिलेगा। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 सब्जेक्ट, 3 मेजर सब्जेक्ट आपके जो होते हैं, उन 3 मेजर सब्जेक्ट की, एक माइनर सब्जेक्ट की और एक को करिकुलर सब्जेक्ट की, उन सभी चीजों की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जा रही है। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, तुरंत एसएमएस कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर और तुरंत जो है जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस में। चलिए
आगे बढ़ते तो ये सब पीडीएफ जो आपको दिख रहा है ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ऐसे सभी चैप्टर के पीडीएफ आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं और जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न, नाट्य साहित्य को किस वेद का नाम दिया गया है? नाट्य साहित्य को पंचम वेद कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? पंचम वेद कहा गया। आप लोगों ने देखा नाट्य साहित्य को क्या कहा गया? पंचम वेद कहा गया। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, मैंने आपको बताया। एक्सप्लेनेशन क्या है मैंने पढ़ाया अभी। नाट्य साहित्य को पंचम वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अंशों से निर्मित है। इसमें ऋग्वेद से पाठ्य को लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय को लिया गया है, सामवेद से संगीत को लिया गया है और अथर्ववेद से रस को शामिल किया गया है। इसलिए चारों वेदों का समाहित किया गया है। देवताओं के द्वारा आग्रह करने पर ब्रह्मा जी ने इस नाटक की रचना करी है। ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, मृच्छकटिकम नाटक के रचयिता कौन है? देखिए मृच्छकटिकम नाटक जो है इसको किसने लिखा? शूद्रक नाम के जो है संस्कृत कवि ने, मतलब लेखक ने लिखा, शूद्रक ने लिखा है। इसका विस्तार देखिए। मृच्छकटिकम शूद्रक का एक अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। इसमें चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा का सुंदर चित्रण किया गया है। इस नाटक में समाज के विभिन्न वर्गों का यथार्थवादी वर्णन मिलता है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आप जान पाएंगे। इससे पहले आपने शुक्ला स्टडी पॉइंट की भी वीडियोस में ऐसे लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि अब की बार ही व्यवस्था की गई है। ये बात आप ध्यान रखिए। चौथा नंबर प्रश्न, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं बेटा? 36 अध्याय नाट्य शास्त्र में है कुल मिलाकर के। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कितने अध्याय बेटा? 36। एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दिया इसी वजह से, आप इसको समझ लें। नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, जो कि नाट्य कला के सभी पहलुओं, खास करके रस, अभिनय, रंगमंच, पात्र, वेशभूषा आदि पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यह ग्रंथ भारतीय नाट्य शास्त्र का, नाट्य परंपरा की रीढ़ की हड्डी है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, सेम वही संस्कृत नाट्य परंपरा में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अगला क्वेश्चन से 5वां नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम किस रस पर आधारित नाटक है? अभिज्ञान शकुंतलम श्रृंगार रस पर आधारित नाटक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से इसका जो रस है श्रृंगार रस है। शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम प्रसंग को अत्यंत कोमलता और सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। शकुंतला जो है वो एक राजकन्या ही है, लेकिन वो जो है ऋषि मुनि के दरबार में रहती, कनौ ऋषि के दरबार में रहती हैं, सॉरी कनौ ऋषि के आश्रम में रहती हैं। वहीं पर भेंट होती, दुष्यंत से प्रेम होता है और फिर उसके बाद में इनका पुत्र होता है जिसका नाम भरत होता है, जो दांत मतलब की जो है बाघ की दांतों को गिनता है, शेर के दांतों को गिनता है वो। ठीक है, इस नाटक को संस्कृत नाटक का अद्वितीय उदाहरण माना जाता है और बड़ा जबरदस्त नाटक है। अगला क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संस्कृत नाटकों का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? संस्कृत नाटकों का स्वर्ण युग जो माना जाता है बेटा, वो किस काल को माना जाता है? वो माना जाता है क्लासिकल काल को, यानी कि शास्त्रीय काल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जिस काल में कालिदास, भास, ऐसे भवभूति तमाम प्रकार के विद्वान रहे। क्लासिकल काल यानी शास्त्रीय काल को संस्कृत नाटकों का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कालिदास, भास, भवभूति जैसे महान नाटककार हुए जिन्होंने उच्च कोटि के नाटक लिखे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। 7वां क्वेश्चन है, नाट्य लोकस्य सर्ववृत्तानुकीर्तनम किसकी परिभाषा है? नाट्यम लोकस्य, अरे नाटक जो होता है लोक के सभी चीजों का क्या होता है? अनुकरण होता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा आचार्य भरत मुनि ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पहली परिभाषा ही मैंने आपको बताई थी ये। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, नाट्य को लोक व्यवहार का अनुकरण कहा है। यह परिभाषा नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में दी गई है। यह बात भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 8वां नंबर प्रश्न है, रूपक कितने प्रकार का होता है? तो रूपक जो होता है बेटा कितने प्रकार का होता है? रूपक 10 प्रकार के रूपक होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नाट्य शास्त्र में रूपक को 10 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जैसे कि नाटक, प्रकरण, अंक, व्यायोग, ठीक है, डिम, इन सभी तरीके से बांटा गया है। पूरा लिख पाना थोड़ा सा जटिल हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा ही लिख करके समझाया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन, भास का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? महाकवि भास का प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस बेटा किसका है? विशाख दत्त का है। विशाख दत्त का नाटक है। ठीक है, विशाख दत्त का नाटक है। स्वप्नवास दत्तम विक्रमोर्वशीयम किसका है? विक्रमोर्वशीयम तो नाटक किसका है? कालिदास का है। कालिदास का है। स्वप्नवास दत्तम यही महाकवि भास का प्रचलित नाटक है। स्वप्नवास दत्तम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा।
स्वप्नवास सुदत्तम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, सी ऑप्शन लग जाएगा इसका। भास के नाटकों में स्वप्नवास सुदत्तम अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें वीर और श्रृंगार रस का सुंदर सुंदर चित्रण किया गया है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का उद्देश्य क्या है। देखिए, नाटक का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा और मनोरंजन दोनों। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, शिक्षा और मनोरंजन दोनों, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को नैतिक शिक्षा देना है और संस्कृति का संरक्षण करना होता है। ठीक है, चलिए आप ये देख रहे हैं ये 2026, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर, संस्कृत, नाटक और व्याकरण, यानी पहला चैप्टर के एमसीक्यूज। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मालती माधव किस नाटककार की रचना है। कालिदास की, भवभूति की, विशाखदत्त की या फिर महाकवि भास की। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस है, भास की स्वप्नवास सुदत्तम है, कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम जैसे महाकाव्य लिखे। भवभूति की रचना है ये मालती माधव, ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा, भवभूति। ठीक है, भवभूति राइट आंसर हो जाएगा। मालती माधव भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है, इसमें करुण रस की प्रधानता है, इसमें प्रेम, वीरता और करुणा का जो अद्भुत संगम है वो और कहीं पर नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न, किस नाटक में बसंत सेना पात्र प्रमुख है। बसंत सेना मृच्छकटिकम में प्रमुख पात्र के रूप में है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। शूद्रक नाम के विद्वान ने मृच्छकटिकम नाम की रचना लिखी। बसंत सेना एक गणिका पात्र है जो चारुदत्त के प्रति समर्पित प्रेम का प्रतीक है, यह यथार्थवादी पात्रों का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भरत मुनि के अनुसार नाटक में कितने रस होते हैं। भरत मुनि के अनुसार नाटक में 9 रस होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, बाद में एक, पहले तो 8 ही था लेकिन 9 रस बाद में हो जाता है। ठीक है, भरत मुनि ने के अनुसार नाट्यशास्त्र में 9 रस हैं, श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, रौद्र, हास्य, भयानक, विभत्स और शांत रस। शांत रस बाद में आया, लेकिन हाँ नाटक की आत्मा माने जाते, रसों को नाटक की आत्मा माना किसने, आचार्य भरत मुनि ने। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भवभूति की रचना मालती माधव आपकी हो जाएगी, शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम हो जाएगी, स्वप्नवास सुदत्तम महाकवि भास की रचना हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विशाखदत्त की रचना है ये बेटा। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का ऐतिहासिक नाटक है, इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कथा का अभिनय जो है अभिनय किया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, उपरूपक का एक उदाहरण क्या है। उपरूपक, देखिए नाटक उपरूपक है क्या, नहीं। प्रकरण उपनाटक है क्या, नहीं। भाण जो होता है ये उपनाटक होता है, अंक जो होता है ये भी उपनाटक नहीं है, ये रूपक का अंग है। तो भाण जो होता है ये उपनाटक के रूप है, ध्यान रखिएगा। भाण एक उपरूपक है जिसमें एक ही पात्र के द्वारा हास्य प्रधान एकालाप प्रस्तुत किया जाता है, यह छोटे नाट्य रूपों में गिना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बीथी किस प्रकार का नाट्य रूप है। बीथी एक उपरूपक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीथी उपरूपक का एक प्रकार होता है बेटा, इसमें सीमित पात्र होते हैं, संक्षिप्त कथा वस्तु होती, लंबा चौड़ा नहीं होता, छोटा होता है। बीथी छोटे मंचन के लिए उपयुक्त होता है, छोटे मंच के लिए, कम समय के लिए होता है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, नाट्य शास्त्र में अभिनय के कितने प्रकार बताए गए हैं। नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बेटा, 4 प्रकार बताए गए नाट्य शास्त्र में अभिनय के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से प्रकार, नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के अभिनय बताए गए हैं। पहला होता है आंगिक अभिनय, ठीक है, जिसको आप शारीरिक कह सकते हैं। दूसरा होता है वाचिक, यानी कि वाणी के द्वारा अभिनय करना, बोलना। तीसरा होता है आहार, यानी वेशभूषा के माध्यम से अभिनय करना, क्योंकि वेशभूषा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अभिनय में। ठीक है, और चौथा अभिनय का प्रकार होता है सात्विक, यानी भाव प्रकटीकरण करना, इमोशंस आपके। अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। उत्तर रामचरितम किस प्रकार का पर आधारित, किस रस पर आधारित है। उत्तर रामचरितम बताएं। उत्तर रामचरितम ये करुण रस पर आधारित नाटक है। उत्तर रामचरितम किस पर, करुण रस पर। भवभूति का उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है, जिसमें राम के जीवन के उत्तर कथाओं का चित्रण किया। उत्तर माने राम जी की बात की कथाओं का बताया गया। 19 नंबर, संस्कृत नाटक में नायिका की कितनी प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। नायिका की 8 प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
संस्कृत नाट्य शास्त्र में नायिका की 8 भूमिकाएं वर्णित हैं, जैसे कि स्वाधीन पात्रिका, वासक सज्जा, बिरहिणी, विप्रलंभा, ऐसे तमाम प्रकार की। ठीक है, 8 प्रकार कुल मिलाकर के। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कालिदास के किस नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की कथा है? पुरुरवा और उर्वशी कथा विक्रमोर्वशीयम में, राजा पुरुरवा और उर्वशी कथा विक्रमोर्वशीयम नाटक में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कालिदास के नाटक, और मृच्छकटिकम तो इनका नाटक है भी नहीं, ये तीनों है इन्हीं के। ठीक है, ये बात आप, तो यानी इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, विक्रमोर्वशीयम कालिदास का नाटक है जिसमें राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा प्रस्तुत की गई है। इनकी कथा बड़ी जबरदस्त कथा है। पुरुरवा और उर्वशी की कथा ये है कि पुरुरवा जो होते राजा होते हैं, बड़े बलशाली होते हैं, शौर्य उनके पास होता है, और सौंदर्य से एकदम से सौंदर्य की एक मूर्ति, साकार मूर्ति अप्सरा थी, उनका नाम था उर्वशी। उर्वशी को एक राक्षस जो है कहीं मतलब कि उनको कहीं पकड़ करके ले जाता है, बंदी बना करके। राजा पुरुरवा उनको बचा लेते हैं, और राजा पुरुरवा का एक प्रकार से कदकाठी शरीर और एक जो उनका जो बाहुबल है उसको देख करके अप्सरा जो थी वो मंत्रमुग्ध हो जाती एकदम से, और जब उनका मन मुग्ध हो जाता है, राजा पुरुरवा भी देखते एकदम से लालायित हो जाते हैं, क्योंकि शौर्य और सौंदर्य ये दोनों बड़े परफेक्ट जोड़ी पर बैठते हैं। यानी कि स्त्रियों में सुंदरता और पुरुषों में साहस, पुरुषों में बल, ये होना चाहिए। पुरुष अगर जो है लाली लगा करके और लिपस्टिक लगा करके और सुरमा लगा करके निकलने लगेंगे तो फिर उनका पुरुष तत्व तो कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाएगा। स्त्रियों के लिए क्या बताया गया है, स्त्रियों की बात करें, स्त्रियां सुंदर स्त्रियां अच्छी लगती हैं। ठीक है, और पुरुष कैसे अच्छे लगते हैं? जिनके पास साहस हो, बल हो, पराक्रम हो, साहस हो, ठीक है, निर्भीक हो, जो निडर हो, जो पुरुष ऐसे अच्छे लगते हैं। तो शौर्य और सौंदर्य की जोड़ी भारतीय परंपराओं में बड़ी जबरदस्त रही है। राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा कुछ इसी प्रकार की कथा है, शौर्य और सौंदर्य की कथा है। इसमें क्या होता है, जब फिर दोनों का पैचअप होता है, पैचअप माने कि भाई पुरुरवा और उर्वशी का जो है संबंध स्थापित होता है, दोनों शादी करते हैं, गंधर्व विवाह होता है, यानी प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह होता है, साथ में रहते हैं। उर्वशी कहते हैं कि मैं आपके साथ रहूंगी राजन। राजा ने कहा बिल्कुल रहना ही चाहिए, लेकिन शर्त है। कहा कौन सी शर्त है? कहा शर्त यही है कि अगर जब तक मेरे ये 2 बच्चे, मतलब मेमना के बच्चे थे, मतलब कुछ बच्चे थे किसी भी जानवर के, कहा ये बच्चे जब तक आप इनकी देखभाल कर पाएंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। और दूसरी शर्त ये है कि आपको मैं कभी नग्न अवस्था में ना देखूं, तब मैं आपके साथ रहूंगी। ये 2 चीजें बताई गई उसमें। एक समय की बात है, राजा मतलब कुछ हुआ गया था और रात में इनके बच्चों को चुरा ले गया, क्योंकि वो अप्सरा जो थी वो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली थी। अब पृथ्वी पर राजा के यहाँ पर रह रही है तो इंद्र को भी दिक्कत, मतलब इंद्र भी सोच रहे कि भाई अप्सरा कहाँ गई, स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली है, उर्वशी नाम की अप्सरा, बहुत सुंदर अप्सरा, स्वर्ग फीका पड़ रहा है बिना उसके। तो भाई मतलब कि देवताओं ने सोचा कि भाई इसको आना चाहिए, तो देवताओं ने एक माया रची, और फिर इस तरीके से हुआ कि भाई वो दोनों बच्चों को चुरा करके ले जाते हैं, और ये पुरुरवा जो है उन बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उर्वशी कहती है कि भाई हमारे बच्चे चले गए, उनको बचाने के लिए निकलता है, और रात्रि अवस्था में आप जाते हैं, नग्न अवस्था में लेटे हुए थे, फिर वो भागते हैं सीधे जा करके। ठीक है, अब जो राजा मतलब कि राजा जो है उस बच्चों का पीछा करते हैं कि भाई पकड़ लिया जाए उनको, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते हैं, और मेमना भी गायब हो जाते हैं। और फिर जब वो लौट करके आते तो रानी मतलब की जो उर्वशी है उनको ऐसी अवस्था में देख लेती हैं, और जब ऐसी अवस्था में देखती है तो रानी मतलब उर्वशी कहती है कि भाई अब हमारा तुम्हारा जो है यहाँ आज से ब्रेकअप, यही यानी कि अब हमारा आपका साथ जो है यहीं तक था, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। इस तरीके से जो है अलग हो जाते हैं, और यही कथा है बेसिकली। और डिटेल में पूरी कथा है, मैं उतना डिटेल में बताऊंगा तो बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, ये बात आप, तो यही पुरुरवा और उर्वशी कथा है। 21 नंबर प्रश्न, प्रकरण किस प्रकार का नाट्य रूप है? प्रकरण जो होता है बेटा, प्रकरण क्या होता है? एक रूपक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। प्रकरण क्या होता है? रूपक होता है। प्रकरण रूपक का एक प्रकार है, इसमें कथा वस्तु सामान्य जीवन की होती है और पात्र नवीन होते हैं, पात्र नए होते हैं और कथा सामान्य जीवन की होती है। रस का अर्थ नाट्य रूप में क्या होता है? रस का अर्थ क्या होता है? दर्शक की अनुभूति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में रस का अर्थ है नाटक के माध्यम से दर्शक के हृदय में उत्पन्न होने वाली जो भावात्मक अनुभूति होती है, इसी को रस कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, संस्कृत नाटक में अस्थायी भाव कितने माने गए हैं? अस्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, संस्कृत नाटकों में, नाटक में 9 अस्थायी भाव माने गए हैं जो कि रस की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं। अस्थायी भाव जो होते हैं सबके
मन में होते हैं, लेकिन जब वो किसी चीज को देखते हैं, जैसे आपने सांप को देखा तो आप डर जाते हैं, ठीक है, तो वो अस्थाई भाव फिर वो संचारी भाव में कन्वर्ट हो जाता है। मालविकाग्निमित्रम का रचयिता कौन है? मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है और इसमें राजा अग्निमित्र और मालविका की कथा का वर्णन किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नाट्य शास्त्र में नायक के कितने प्रकार बताए गए हैं, बताएं। नाट्य शास्त्र में नायक के जो है कई प्रकार बताए गए हैं। नायक के बेसिकली 4 प्रकार के नायक होते हैं, 4 प्रकार के हीरो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? नाटक नायक के 4 प्रकार: धीरोदात्त नायक पहला, दूसरा धीरोद्वैत नायक, तीसरा धीरो शांत नायक और चौथा धीरो प्रशांत नायक। ये नायक के स्वभाव और कृतित्व पर आधारित होते हैं, इन सभी की अलग अलग विशेषता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने 25 क्वेश्चंस को देख लिया। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो SMS कीजिए 91 61 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा, कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 100 रुपए फीस लगेगी और आपको पूरा सब्जेक्ट का 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। एक QR भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। संस्कृत, हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।